नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय में आज एक अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, समास। तो देखो, थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। क्योंकि हम लोगों की मुख्य जो बात है वो ये रहती है कि किसी भी कक्षा में मैं आपके सामने बकवास न करूं। मैं आपको प्रयास करूं कि आपके द्वारा जितना भी समय दिया जा रहा है उस समय का पूर्ण रूपेण इस्तेमाल किया जा सके। और ये तभी होगा जब मैं आपको आपके विषय की संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा पूरे निर्धारित समय में। तो जैसा कि इस चैप्टर के बारे में हमें समझना है, आपने एक चैप्टर पढ़ा है संधि, और संधि में हम लोगों ने सीखा था कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जहां दो अक्षर परस्पर मिल जाएं और दो अक्षरों के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक अक्षरों का मेल, तो वो संधि था। वैसे यहां दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास कहते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, यानी दोनों शब्दों को मिला के संक्षेप बना दो, छोटा बना दो, लघु बना दो, सरल बना दो, है ना। सरल तो नहीं भी कह सकते, लेकिन संक्षेप अवश्य कह सकते हैं। कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है समास का विलोम बताइए, तो समास का विलोम होता है व्यास। हालांकि विलोम शब्द की क्लास में अलग से लेके भी आऊंगा, ठीक है। मैंने वादा किया ना आपसे, सारे टॉपिक लेके आऊंगा। जो भी आपके हिंदी व्याकरण के अंतर्गत टॉपिक आते हैं सभी के सभी चैप्टर लेके आऊंगा, पूरे वाकायदा एक एक चैप्टर आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए मेरी बात। तो यहां से मैं क्या सीखा कि समास का विलोम क्या है? व्यास। अब समास, जिस शब्द में समास होगा उस शब्द को कहते हैं सामासिक पद। जिस शब्द में समास होगा उस शब्द को कहा जाता है सामासिक पद। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसे शब्द जिनमें समास की अनुभूति होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो आप बड़े आराम से बताना कि ऐसे शब्दों को सामासिक शब्द या समस्त शब्द कहा जाता है। सामासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जिनमें समास की अनुभूति होती है, जिनमें समास उपस्थित होता है, उन्हें हम कहते हैं सामासिक पद या समस्त पद। अब कोई भी समस्त पद होगा तो उसमें दो पद होंगे, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है? पहले वाला। उत्तर का मतलब है दूसरा वाला। देखो, दो शब्द मिले होंगे ना, तो पहले शब्द में अगर दूसरा शब्द मिलेगा तो दोनों ही शब्दों को मिलाना क्या कहलाएगा? समास। अब मिलाए तो दो शब्द ना, तो पहला शब्द कहलाएगा पूर्व पद और बाद वाला शब्द कहलाएगा उत्तर पद। इतनी सी बात है बस। तो पूर्व पद क्या है? पहला पद। उत्तर पद क्या है? बाद वाला पद। क्लियर है मेरी बात? तो आपको एकदम स्पष्ट ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको समझाया कि समास जिन शब्दों में उपस्थित होता है, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह, जिन्हें हम परसर्ग कहते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र शब्द, राजा का पुत्र। अब का तो नहीं लिखा इसमें। राजपुत्र का अर्थ क्या है? राजा का पुत्र। लेकिन ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि इसमें का शब्द तो नहीं लिखा हुआ है, केवल क्या लिखा है? राजपुत्र। तो राजपुत्र हो गया जो राजा का पुत्र है, और का शब्द यहाँ पे छुपा हुआ है। तो यही होता है समास में कि विभक्तियां छुपा दी जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे संधि में आप लोगों ने पढ़ा था ना विच्छेद, वैसे ही समास में पढ़ते हैं विग्रह। और विग्रह का मतलब क्या है? आराम से समझना। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, किसका अर्थ है? राजपुत्र का। अब राजपुत्र का अर्थ क्या है? राजा का पुत्र। तो आपने का शब्द को ऐड किया है ना,
तो यहां से राजपुत्र का अर्थ हुआ राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र शब्द क्या कहलाया यहां पे? समस्त पद समास विग्रह कहलाया। ठीक है, आगे याद रखना है संस्कृत में द्विगु तथा कर्मधारय को अलग अलग भेद माना गया है, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही की जाती है। लेकिन वर्तमान में इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं, सीधी बात है, हिंदी में भी वर्तमान में इनको अलग अलग ही पढ़ेंगे। जैसे समास के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा पढ़ लो तत्पुरुष, तीसरा पढ़ लो द्विगु, चौथा पढ़ लो कर्मधारय, पांचवा पढ़ लो द्वंद्व और छठवां पढ़ लो बहुव्रीहि। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि समास के कितने भेद हैं तो 6 ही बताना। ठीक है, हाँ ये अलग बात है मुख्यतः शब्द जोड़ दिया जाए, मूलतः शब्द जोड़ दिया जाए तो अलग बात है, 4 बता देना। लेकिन सामान्यतः कैसे भी, जैसे विग्रह के आधार पर, है ना, समस्त पदों के आधार पर, ऐसा कोई भी कैलकुलेशन ऐसी कोई भी भाषा ली जाए तो उस भाषा के अनुरूप आप बताना कि समास के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, लेकिन समास के प्रकार पूछे 6 बताने, वर्गीकरण के आधार पर 6 बताने, शब्दों की प्रकृति के आधार पर 6 बताने हैं। ठीक है, तो 6 ही बताने हैं। मुख्यतः शब्द जोड़ा जाए तो 4 बता देना। मेरी बात समझ में आ रही है ना यहां तक? चलिए बढ़िया। अब देखो पहला समास है अव्ययी भाव समास। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया इसके प्रारंभ में, इससे पहले एक चैप्टर पढ़ाया उपसर्ग एवं प्रत्यय, पढ़ाया है ना, बहुत बढ़िया, उसी से काम आएगा। देखो जिस समास का पहला पद अव्यय, अव्यय का मतलब जो न बदले, कभी भी न बदले, तथा दूसरा पद भी अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखो एक चीज और समझाता हूं, आराम से मेरी बात को समझना, थोड़ा डेफिनेशन और समझ लो तब आगे बढ़ो, है ना, थोड़ा डेफिनेशन और समझ लो तब आगे बढ़ो, यहीं से समझना। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा डायरेक्ट, अव्ययी भाव समास कौन से होते हैं? तो वे समास जिनका पहला पद प्रधान हो, ऐसे समास, ऐसे सामासिक शब्द जिनमें पहला पद प्रधान हो, उनमें उपस्थित समास कहलाता है अव्ययी भाव। डेफिनेशन भी तो समझा लूं तब पढ़ा लूंगा। तत्पुरुष समास वह होता है जिसका दूसरा पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास वह होता है जिसका दूसरा पद प्रधान हो। तो ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। आगे द्वंद्व समास वह होता है जिसके दोनों पद प्रधान हो। तो अगर किसी सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हैं, दोनों ही पद मुख्य हैं, दोनों पद प्रधान हो, तो वह कहलाएगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व वो आगे पढ़ेंगे कैसे पहचानते वो सब बात आगे की। बहुव्रीहि समास वह होता है जिसका कोई पद प्रधान न हो, न पहला न दूसरा, कोई पद प्रधान न हो। देखो ये डेफिनेशन कई बार डायरेक्ट अचानक मुझे याद आया कि डेफिनेशन भी समझानी जरूरी है, क्योंकि अभी समझ लेंगे तो याद कर लेंगे, बाकी तो फिर देखो। अब मेरी बात समझना, क्रम यही रखना, वो बीच वाले दोनों भी बताऊंगा, पहले क्रम यही रखना। क्रम यही रखने से लाभ क्या होगा? देखो पहले नंबर पे वह है जिसका पहला पद प्रधान है, दूसरे नंबर पे वह है जिसका दूसरा पद प्रधान है, तीसरे नंबर पे वह है जिसके दोनों पद प्रधान हैं, और चौथे नंबर पे वह है जिसका कोई पद प्रधान नहीं। समझो, नंबर 1 पे पहला पद प्रधान हो, नंबर 2 पे दूसरा पद प्रधान हो, नंबर 3 पे दोनों पद प्रधान हो, और नंबर 4 पे कोई पद प्रधान न हो। तो डेफिनेशन यहां से याद कर लो। अब रहेगी 2 डेफिनेशन, द्विगु और कर्मधारय। तो द्विगु समास में क्या होता है कि जिस सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची हो, यदि किसी सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची है तो वह क्या कहलाएगा? द्विगु समास।
कर्मधारय समास वह होता है जहां विशेषण विशेष, सामासिक शब्दों में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो। विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो। अब आप देखो, सारी डेफिनेशन आपके सामने अब क्लियर हो गई। देखो, अव्ययीभाव समास कौन सा होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो। तत्पुरुष कौन सा होता है? जिसका दूसरा पद प्रधान हो। द्वंद्व कौन सा होता है? जिसके दोनों पद प्रधान हो। और अव्ययी बहुव्रीहि कौन सा होता है? जिसका कोई पद प्रधान न हो। अब रह गए दो। द्विगु समास कौन सा होता है? जिसका पहला पद संख्यावाची हो। कर्मधारय कौन सा होता है? जहां विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो। ठीक है, तो डेफिनेशन को लेके सवाल पूछे जाए तो डायरेक्ट ये बातें बता देनी। अब पढ़ लेंगे हम लोग अव्ययीभाव समास। देखो, अब यह लिखा हुआ है कि जिस समास का पहला पद अव्यय अर्थात न बदलने योग्य तथा दूसरा पद भी अव्यय हो। देखो, दूसरा पद अव्यय नहीं होता है, ये भी बात समझ के चलनी है, क्योंकि डेफिनेशन अलग होती है और समझ थोड़ी सी अलग लेके चलनी है। तो किसी भी सामासिक शब्द में, खासकर जब वो अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएगा, तो उसमें पहला पद अव्यय होता है, इसीलिए उसको प्रधान बोलते हैं। दूसरा पद अव्यय नहीं होता है, क्योंकि उसका अर्थ पहले शब्द के अर्थ के आधार पर बदल दिया जाता है। तो अव्यय नहीं हुआ डायरेक्टली, लेकिन वो अव्यय बन जाता है। कब? जब वो अव्ययीभाव समास के अंतर्गत प्रयोग में आ जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अव्ययीभाव समास की डेफिनेशन क्या है, तो दो परिभाषाएं बनेगी। जिस सामासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो वहां अव्ययीभाव समास की पुष्टि होती है। दूसरी कि इस समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्ययीभाव पहला अव्यय, अव्यय से अव्ययी, अव्ययी से अव्यय, ऐसे करके दिमाग में याद रखना है। क्लियर है ना? चलिए आगे। तो हम लोगों ने वही, देखो बात यह लिख के भी दी गई है कि जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक पद अव्यय हो जाए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो जहां पहले पद की प्रधानता हो और सामासिक पद जो है वह अव्यय हो जाए। अव्यय होने का मतलब क्या है आगे समझाऊंगा, अभी समझना। देखो, जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं, आराम से मेरी बात को समझना। देखो, एक शब्द है यथाशक्ति और इसमें अव्यय हो गया यथा। हालांकि पूरा पद ही अव्यय कहलाता है, लेकिन पहला पद प्रधान है। देखो, यथा का मतलब है शक्ति के अनुसार। अब सुनना मेरी बात। देखो, जो दूसरा शब्द है वो यहां भी वही है और वो यहां भी वही है, लेकिन जो पहला शब्द है उसका अर्थ यहां पे बदल गया है। तो ऐसे शब्द जो अपना अर्थ बदल लेते हो तो वे क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत। जैसे यथा नियम, तो यथा का अर्थ पहले ही पढ़ चुके, क्या है? के अनुसार। देखो, नियम सेम है, उधर भी इधर भी। जैसे आगे समझना, आजन्म, आजन्म तो जन्म तक या जन्म भर, जीवन भर। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, प्रत्यक्ष आंखों के सामने। रातों रात, अगर शब्द रिपीट हो जाए तो समझ लेना, शब्द रिपीट हो जाए, रातों रात, दिनों दिन, धड़ाधड़, चलाचल, इस तरह के शब्द अगर आ जाए, हालांकि सारे शब्दों में नहीं, लेकिन इस तरह के शब्द आ जाए तो समझ जाना उनमें हमेशा अव्ययीभाव समास होगा। और उदाहरण देख लेते हैं, तब बात करेंगे। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब है आज भी, कल भी, दिनों दिन, है ना? वही बात। हाथों हाथ, देखो शब्द रिपीट हुआ ना, आराम से। रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक, इनमें एक एक की फीलिंग आ रही है ना प्रत्येक में। जहां शब्द रिपीट हो वहां आप समझना अव्ययीभाव समास है। जहां पदों में उपसर्ग पाया जाए, जहां शब्दों में उपसर्ग पाया जाए वहां अव्ययीभाव समास है। सिंपल बात को समझना है। हालांकि थोड़ा टफ है अव्ययीभाव समझना, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या है नहीं उसको लेके, है ना? तो अगर पहला पद अव्यय है तो अव्ययीभाव समास है। अगर शब्द रिपीट हुआ है,
रातों रात, दिनों दिन, चला चल, खचाखच, इस प्रकार के शब्द अगर आए तो अव्ययीभाव समास है। उपसर्ग अगर पाया जाए तो अव्ययीभाव समास है। तो बेसिक 3 पहचान रखनी है। अव्यय कैसे पहचानेंगे? वे शब्द जिनके रूप हमेशा सेम रहते हैं लेकिन अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। जैसे यथा विधि में यथा का अर्थ निश्चित नहीं है, विधि के अनुसार उसका अर्थ आ रहा है, विधि के अनुसार। तो के अनुसार शब्द, विधि के, जैसे यथा सामर्थ्य, देखो सामर्थ्य के अनुसार, तो यथा अव्यय हुआ ना, क्योंकि उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ में कोई बदलाव न हो, बात समझ में आ रही, वे क्या कहलाएंगे? यही कहलाएंगे। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो, बिल्कुल बढ़िया। देखो जैसे भर पेट, तो पेट भर के, पेट सेम रहेगा। देखो हालांकि यहां भर शब्द भी सेम है, पेट भर करके कह सकते या पेट भरा हुआ कह सकते, जो भी आप कहना चाहें। आमरण में देखो आ शब्द किसका काम करेगा? बताओ आप, अव्यय का। उपसर्ग है कि नहीं इसमें? आ। अनुरूप में अनु उपसर्ग है, रूप के योग्य अनु उपसर्ग है। यथाक्रम में यथा वाले तो पढ़ ही लिए कि यथा का अर्थ क्या होता है? के अनुसार होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले उस पर ध्यान देते हैं तब आगे जाएंगे। जैसे हम लोगों ने समझा यथाशक्ति में अव्यय क्या है? यथा है। यथा नियम में अव्यय यथा है। आजन्म में उपसर्ग आ है। प्रत्यक्ष में प्रति है। रातों रात में शब्द रिपीट हुआ है। यथा विधि में यथा आ गया। प्रतिदिन में शब्द रिपीट हुआ है। हाथों हाथ में शब्द रिपीट हुआ है। प्रत्येक में शब्द रिपीट हुआ है। यथा सामर्थ्य में यथा आ गया। भर पेट में भर शब्द अव्यय का काम कर रहा है। आमरण में आ उपसर्ग है। अनुक्रम में अनु उपसर्ग है। अनुरूप में अनु उपसर्ग है। यथाक्रम में यथा आ गया। तो इससे स्पष्ट हो रहा है आपको कि अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करनी है। क्लियर है? हालांकि अव्ययी भाव समास आपको बेहतर समझ में आएगा जब मैं एक बार इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद पुनः इस समास की चर्चा करूंगा, तब एक बार पुनः चर्चा करूंगा, या आप कह लीजिए कि क्वेश्चंस आपके सामने ले आऊंगा, है ना। जो भी आप बोले उचित तरीका वो। पहले देखो क्या है ना समस्या, मैं एक बार चाहता हूं पूरा सिलेबस करा दूं। जब पूरा सिलेबस करा दूंगा फिर मैं चैप्टर 1 रिवीजन क्लास प्लस क्वेश्चंस, तो मेरे लिए और आपके लिए लाभ ये होगा कि रिवीजन क्लास में एक तो डाटा शॉर्ट कर लेंगे, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, मिनिमम डाटा जो इंपोर्टेंट रहेगा, प्लस हर टॉपिक के 100 सवाल, हर टॉपिक के 100 सवाल और हर चैप्टर का डाटा। तो रिवीजन क्लास, अब रिवीजन क्लास तभी समझ में आएगी जब इसका बेसिक पूरा डिटेल में पढ़ाया जाए। तो अभी मैं वही कर रहा हूं कि पूरा बेसिक डिटेल में पढ़ लीजिए। आपकी परीक्षा से पहले तो रिवीजन क्लास लेके आ जाऊंगा, फिर आपका काम थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि आपको बेसिक क्लास समझ के तब रिवीजन क्लास के लिए आना होगा, तो उसके लिए थोड़ा काम बढ़ जाएगा। लेकिन मैं और आप उम्मीद ये करेंगे कि डाटा इस तरह से हो पाए। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब देखिए, तो यहां से हम लोगों ने क्या समझना, देखो तो एक शब्द है आपके पास अनायास, एक शब्द है मन ही मन, एक शब्द है हरफन मौला, एक शब्द है प्रतिकूल, एक शब्द है तन मन धन, और भी शब्द है अव्ययीभाव समास के, और भी शब्द है जैसे यथाशक्ति, यथा वाला तो समझ गए होगे, हाँ, यथा शीघ्र, यथा स्थान, यथाक्रम, आजीवन, है ना, आजीवन, आजन्म, ये वाले आजन्म, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक में ध्यान, पूरे ध्यान से, तो ध्यान अव्यय हो गया, है ना। श्रद्धा पूर्वक में श्रद्धा, प्रतिदिन में शब्द रिपीट हो गया, प्रति सप्ताह सप्ताह रिपीट हो गया, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, परोक्ष, इन सब में देखो प्रति जोड़ा हुआ। एक बार आप समझ लेंगे ना तो बेसिक कॉमन सेंस तो मैं जरूर 100% बिल्ड करा दूंगा, ठीक है। अब भैया देखो वही है, थोड़ा सा आपको मेरा सहयोग तो करना होगा। सहयोग का तात्पर्य मैं आपसे कोई धन नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि धन तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन मेन चीज जो अभी है ना वो आपका समझना आवश्यक है। आप मेरी बात समझ, अब जैसे बीच में कुछ टॉपिक थे, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, अब ये शब्दों पर आधारित चैप्टर हैं, तो मैंने इनमें जल्दबाजी क्यों करी? देखो भैया इसलिए करी, अब उपसर्ग की मैंने 2 घंटे की क्लास ली है ना,
प्रत्यय की मैंने 1 घंटे की क्लास ली। अगर मैं इनको बहुत धीरे धीरे पढ़ाता तो 7-8 घंटे की क्लास हो जाती। अब मैं रोजाना लगभग आधा घंटे की क्लास लेता हूं तो बहुत ज्यादा हो जाता ना, इसीलिए फिर मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया। जो समझ पर आधारित टॉपिक है उनमें स्लो कर लूंगा स्पीड। अब जो शब्दों पर, अब मैं आपको विलोम शब्द, सोचिए एक चैप्टर दूंगा विलोम शब्द, अब उसकी क्लास में मैं क्या ही समझा रहा हूँ, सिर्फ ये है कि कुछ शब्दों के अर्थ बता रहा हूंगा, कुछ शब्द जिनके सामान्य अर्थ जीवन में प्रचलित है वो बता दूंगा। लेकिन जो शब्द ही प्रचलन में बहुत कम है, केवल किताबों में है, वो आप बताइए, उनको पढ़ के ही तो समझाऊंगा कि भैया इसका ये होता है। हाँ, टॉपिक पूरे कराऊंगा इसलिए क्लास उसकी भी लेके आऊंगा, है ना, पर्यायवाची विलोम सबकी टोटल हिंदी व्याकरण की क्लास लेके आऊंगा, कोई भी चैप्टर अछूता नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। देखिए आगे समझिए। तो परोक्षुआ, निसंकोच, निर्भय, अनुकूल में अनु उपसर्ग पाया गया, मृत्यु पर्यंत में मृत्यु अव्यय पाया गया, नियमानुसार में नियम अव्यय पाया गया, है ना। और समझ लीजिए, जैसे अन जाने में अन अव्यय शब्द है, वे खटके में वे अव्यय शब्द है, निधड़क में ने अव्यय शब्द है, धीरे धीरे में शब्द रिपीट हो गया है, आमने सामने में वही शब्द के पुनरावृत्ति की अनुभूति है, धड़ाधड़ में शब्द रिपीट हुआ है, रात भर में रात अव्यय का काम कर रहा है, दिन भर में दिन अव्यय का काम कर रहा है, बीचों बीच में शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, भरसक में भर शब्द आ गया है, पहले दोबारा, ये सामान्य शब्द है। तो अव्ययीभाव समास होने पर समास समस्त पद अव्यय हो जाता है और नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इंपोर्टेंट बात जो मेरे और आपके काम की है, कि अगर कोई भी शब्द अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आ जाए तो समझ जाना कि वह फिर नपुंसक लिंग की अनुभूति कराएगा। हालांकि हिंदी में तो लिंग 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो हिंदी में नपुंसक लिंग है ही नहीं, तो उसकी विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल संस्कृत व्याकरण में नपुंसक लिंग है, तो उसके लिए ध्यान रख लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, संस्कृत की बातें भी हिंदी में पूछ ली जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग मामूली सा चर्चा उधर का कर लेते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ूं, अगले समास की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला समास है तत्पुरुष समास। देखो, इस समास में पहला पद जो होता है संज्ञा होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। वही परिभाषाएं मैंने पहले ही सुना दी थी। दोनों के बीच में कारक चिन्ह का लुप्त हो जाता है, ये कारक चिन्ह छुपा होता है। इसके पहले पद में कर्ता कारक से लेके अधिकरण कारक तक की विभक्तियों वाले पद अप्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, यानी छुपे हुए रहते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौड़ तथा उत्तर पद विशेष से होने के कारण प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। तो कुल मिला के पूरी बात समझाने का एक मुख्य बात मैं समझा देता हूं। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है वो नंबर 1 पे पढ़ा रहा हूं, अव्ययीभाव समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वो नंबर 2 पे पढ़ा रहा हूं, तत्पुरुष समास। तो कुल मिला के बात इतनी है। हाँ, एक बात जरूर है कि तत्पुरुष समास के सामासिक शब्दों के बीच में परसर्ग चिन्ह यानी कारक चिन्ह छुपे रहते हैं, विभक्ति चिन्ह छुपे रहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप समास का विग्रह करेंगे, संधि का विच्छेद किया जाता है, समास का विग्रह किया जाता है, तो जब आप समास का विग्रह करेंगे ना तो आपको मिलेंगे, कौन मिलेंगे, कारक चिन्ह मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, अभी मिलेंगे, मिलके मिलाएंगे। देखो आराम से समझना। जैसे शब्द है कि समस्त पद बनते समय, आराम से मेरी बात को समझिएगा, माफ कीजिए, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी समास हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो उनको पढ़ेंगे जो होता है। देखो, जैसे मृत्युंजय भगवान शिव को कहने लगे, विश्वंबर ईश्वर को कहते हैं, तो यहां कौन सा शब्द आ गया, को, और को शब्द कर्ता ने कर्म को, ये को तो कर्म विभक्ति की पहचान कराता है ना, तो वही को शब्द आ गया है। ठीक है, अब इनको देखो, एक मन में आपके आएगा कि बहुब्रीहि भी तो है, तो ये मन में मत लाओ, कमेंट में ले आओ
खैर कहीं मत लाओ, मैं उसकी बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि समास के अंतर्गत कई बार ऐसे शब्द प्रचलन में आ जाते हैं जो दो दो अलग अलग समासों में भी मतलब जिनकी व्याख्या की जा सकती है। तो वहां क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मुझे टॉपिक पढ़ाने दीजिए, अगर आपको समझ में ना आए तो नहीं आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा। अब देखिए, तो सवाल है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास के भेदों में पढ़ेंगे अगर आप, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है कर्म, जिसे हम द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी शब्द का जब विग्रह करोगे ना तो वहां एक कारक चिन्ह आ जाएगा। कौन सा? को कारक चिन्ह। क्लियर है? देखिए, जैसे शरणागत, शरण लेने को आया हुआ। शरणागत का अर्थ क्या है? शरण लेने को आया हुआ, को आ गया है ना। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, को आ गया। सुखप्रद, सुख को देने वाला, सुख को प्रदान करने वाला, को आ गया। परलोक गमन, परलोक को जाना, को आ गया। और को कौन सी विभक्ति का चिन्ह है? कारक, सॉरी कौन से कारक का चिन्ह है? कर्म। तो कर्म कर्म कारक है, इसलिए कर्म तत्पुरुष है। कारक चैप्टर एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मरणासन्न, मरण को आसन्न, जो मरण आसन्न मतलब निकट, ठीक है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली। चिड़ीमार, चिड़ियों को मारने वाला। कटफोड़ा है ना, कठ को फोड़ने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। घर फूंक, घर को फूंकने वाला। चित्तचोर, चित्त को चुराने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। वनगमन, वन को जाना। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। हस्तगत, हाथ को गया हुआ। तो इन सभी शब्दों के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि सबके बीच में जो कारक चिन्ह छुपा हुआ है वो है को, और को कारक चिन्ह जहां छुपा होगा वहां भैया होगा कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष। बहुत सही जवाब आपका, मजेदार, मजा आ गया। तो इस प्रकार से हमें ये बात यहां तक समझ में आई। आज की क्लास यहीं तक रखता हूं। तत्पुरुष समास में हमने उसके 6 प्रकारों में से पहला प्रकार पढ़ लिया है। बचे हुए प्रकार और बचे हुए समासों की चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।